Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 22nd lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSats Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our 22nd lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. So in the last lecture we talked about order of an element, order of a group and relationship between groups. Okay, so order of an element. So I told you what is an order of an element. So if you take an element from a group, so if you have a group, take an element from it, and if you want to define its order, so you have to consider the operation of binary operation of the group, and if the binary operation is addition, so order basically means how many times do you have to add that element to get identity. If the operation is multiplication, then it means how many times do you have to multiply the element to get identity. Okay, so order of element क्या था? ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर हमने अगर फाइंड करना है उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी ग्रुप लें उसमें कोई सा एक एलिमेंट लें, ठीक है, उसका आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं. ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से आपके पास एक ग्रुप है G, राइट, सो G एक आपके पास ग्रुप है, ठीक है, उसमें से कोई एलिमेंट लें आप. इसका ऑर्डर क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ A जो है उसको हम डिफाइन करते हैं द स्मॉलेस्ट positive integer a such that a to the power n is equal to identity. Okay, हम यूजुअली ग्रुप के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन का जब ऑपरेशन लेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन करने का मतलब यह है कि कितने बार मुझे उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. कितनी बार मुझे उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. तो यूजुअली मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी जो है वो 1 ही होती है. तो आप का क्वेश्चन फिर ये है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, आप वो जो एलिमेंट है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1 आ जाए, राइट. तो ये आपके पास ऑर्डर हमने ऐसे डिफाइन किया था. फिर मैंने आपको कहा था कि अगर ग्रुप का जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, ऑर्डर की डेफिनेशन ऑफ कोर्स उस पर डिपेंड करेगी. हम हर बार मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते. जो भी ग्रुप के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा उसी के अंडर हम ऑर्डर डिफाइन करेंगे. तो इसमें मैंने आपको बताया कि अगर ग्रुप हो अंडर एडिशन तो ऑर्डर का मतलब ये है कि कितनी बार आप ऐड करें एलिमेंट को कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए. तो बेसिकली ऐड करने का मतलब ये है कि उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, n टाइम्स a. तो ये आपको पता है ये होता है a प्लस a प्लस अप टू सो ऑन प्लस a, और ये n टाइम्स है, ठीक है. अगर n टाइम्स a जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, एडिशन के केस में 0 यूजुअली हम आइडेंटिटी लेते हैं, तो अगर n टाइम्स a 0 आ जाए तो हम कहेंगे n जो है इस ग्रुप का ऑर्डर है, इस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर है. इस ग्रुप के एलिमेंट A का जो ऑर्डर है वो n है. और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमने यही डिफाइन किया कि हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें एलिमेंट को कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए. इसी तरह जब आप ग्रुप एलिमेंट चेंज करेंगे तो आपके पास उसका ग्रुप चेंज करेंगे तो उसके बाद आपका बाइनरी ऑपरेशन चेंज होगा, और बाइनरी ऑपरेशन चेंज होगा तो आप डिफरेंट तरीके से इस डेफिनेशन को लिखेंगे, राइट. इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी. जैसे आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है. आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, राइट. ओके, सो अब हमारे पास कोई ग्रुप है, लेट्स से R. इसकी भी एग्जांपल आपको मैंने दी थी. R है और अंडर मल्टीप्लिकेशन हम इसको ले रहे हैं, ठीक है. अब R अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम ले रहे हैं तो उसमें हमने ये डिफाइन करना है कि R के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है. ओके, सो R के कुछ एलिमेंट्स लें, जैसे आप 1 लें R में, तो 1 खुद आइडेंटिटी एलिमेंट है R का, राइट. सो 1 का ऑर्डर हमेशा 1 होगा. आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर
हमेशा 1 होता है, राइट। ओके, अब अगर कोई और एलिमेंट मैं लूँ इस सेट में से, फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट लेता हूँ -1, तो -1 टाइम्स -1 आपके पास 1 हो जाएगा, राइट। तो हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू मल्टीप्लाई -1 टू गेट द आइडेंटिटी, राइट। सो -1 को मैं अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी रियल नंबर्स की, राइट। अंडर मल्टीप्लिकेशन बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो 2 होगा। अब इसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट इसमें से लें, लेट्स सपोज आप 3 ले लेते हैं, ओके। आप 3 का ऑर्डर फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर आपने 3 का ऑर्डर फाइंड करना है तो उसमें आपको ये देखना है कितनी बार मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, ओके। सो आप जितनी बार भी 3 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे आपके पास 1 कभी नहीं आएगा, ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा, 1 कभी नहीं आएगा। आप इसी तरह कोई भी और एलिमेंट लेके देख लें रियल नंबर्स में से, ऑफ कोर्स 0 इसमें नहीं है, लेकिन आपको ये आइडिया पहले ही होना चाहिए, अगर मैं क्रॉस ना भी लिखूं तो 0 इस सेट में मौजूद नहीं, अगर 0 होगा तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, ओके। तो अब मैं इसके अलावा कोई भी एलिमेंट 1 और -1 के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लूं इस सेट के अंदर, तो आपके पास उसका ऑर्डर जो है फाइनाइट नंबर नहीं आ सकता। कोई ऐसा नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते कि जितनी बार आप किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और -1 के अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। तो जब हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं फाइंड कर सकते, हम उसे कहते हैं कि इसका ऑर्डर इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि 3 का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। इसी तरह हमने और भी एग्जांपल्स देखी थी एलिमेंट के ऑर्डर की। अच्छा, फिर इसके बाद हमने बात की कि अच्छा एलिमेंट का ऑर्डर तो हमने डिफाइन कर दिया, ग्रुप का ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और फिर हमने ये भी डिफाइन किया कि मतलब अगर एलिमेंट का ऑर्डर आपको पता हो, उसका और ग्रुप के जो सब ग्रुप का ऑर्डर है उससे उसका क्या रिलेशन है आपस में, ओके। तो अब हमने नेक्स्ट ये डिफाइन किया कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ओके, राइट। अब ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप हमने कैसे डिफाइन किया था, अगर आपके पास एक ग्रुप हो तो उसका ऑर्डर हमारे पास इजीएस्ट थिंग है, हमने इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। वो क्या है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, आपने उसमें से जस्ट ये काउंट करना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट। आपके पास एक ग्रुप है, कोई सा ग्रुप है, आपने उसमें से काउंट कर लेना है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वो आपका ग्रुप का ऑर्डर है। जैसे आपको पता है S3 के अंदर जो है 6 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ S3 जो है 6 है। ये हम दो मॉड का साइन, जैसे आपको शायद पता हो, ये हम ग्रुप थ्योरी में यूज़ करते हैं ग्रुप के ऑर्डर को डिनोट करने के लिए। इसी तरह अगर हमने एलिमेंट का ऑर्डर भी डिनोट करना हो तो इसके लिए भी हम यूजुअली ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये मॉड नहीं है, इस केस में ये मॉड नहीं है, सिंबल वही है, लेकिन ग्रुप थ्योरी में इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ओके। अगर इसको मॉड के लिए हम कहीं यूज़ करेंगे तो हम स्पेसिफिकली वहाँ कहेंगे कि अब यहाँ पे इस सिंबल को हम मॉड के लिए यूज़ करें, ठीक है, ओके। सो आपके पास यहाँ पे S3 का ऑर्डर जो है वो 6 है, ओके। अब आपने कुछ और ग्रुप्स के ऑर्डर की जैसे बात करनी है तो Zn का जो ऑर्डर है वो आपके पास n होगा, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स नहीं हैं, अगर आपके पास ग्रुप के अंदर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स नहीं हैं तो आप कहेंगे उस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, राइट। सो सिंपल डेफिनेशन है, अगर ग्रुप में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, राइट। अब हम ने ये बात कर ली कि ऑर्डर ग्रुप के किसी एलिमेंट का क्या होता है और ग्रुप इटसेल्फ का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं। अब आपको ये पता है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप हो, उसमें से कोई सा एलिमेंट आप लें तो उससे आप जनरेट होने वाला जो सेट है वो हमेशा सब ग्रुप बनता है ग्रुप का, ओके। तो आप कोई भी एलिमेंट लें ग्रुप का
उससे जो जनरेट होने वाला सबसेट है वो आपके पास हमेशा सब ग्रुप बनेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एलिमेंट लिया ग्रुप का, उसका एक ऑर्डर भी होगा, लेट्स से उसका ऑर्डर फाइनाइट है, लेट्स से n है, लेकिन आप एक ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से एक सेट भी तो जनरेट कर सकते हैं, राइट। ये सेट जो जनरेट करेंगे आप, ये हमेशा सब ग्रुप होगा, इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो अगर आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस सब ग्रुप का जो किसी भी एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, एक ग्रुप G का सब ग्रुप, उसका ऑर्डर क्या होगा, इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, राइट। अगर आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये आसान है कि आपने इस सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये सेम है किसके, A के ऑर्डर के। तो अगर आपने वो सब ग्रुप जो आप A से जनरेट कर रहे हैं उसका ऑर्डर फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा A के ऑर्डर के। अब अगर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब है सब ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। अगर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो सब ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। ओके, सो ये आपके पास एक इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने ये इसका प्रूफ देखना है तो लास्ट लेक्चर में आपके इसका प्रूफ भी मौजूद है। अगर आप इसको खुद ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि आप एक ग्रुप लें, उसमें से एलिमेंट्स आप पिक करें। ओके, एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करें कि कितना ऑर्डर है हर एलिमेंट का, और फिर उससे ग्रुप जनरेट करें तो उसका ऑर्डर भी फाइंड करें कि इन दोनों का ऑर्डर आपस में मैच करता है या नहीं। ओके, सो हमने ये देख लिया कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप का एलिमेंट क्या होता है, और उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उसका क्या ऑर्डर होगा। ओके, सो ये तीन चीज़ें हमने अभी बात कर ली। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करनी स्टार्ट की थी। हमने कहा था कि अभी तक हम ये बात करें कि एक ग्रुप हमारे पास गिवन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की हमने, उसकी एग्जांपल्स की बात की, हमने सब ग्रुप्स की बात की, फिर नॉर्मल हमने उसके साइक्लिक सब ग्रुप्स की बात की, बिलियन ग्रुप्स की बात की, फिर साइक्लिक ग्रुप्स की बात की, इसके अलावा हमने फिर परमुटेशन ग्रुप्स की बात की। सो ये सारी एग्जांपल्स हैं और ग्रुप की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हों तो क्या उनके दरमियान में कोई रिलेशन हो सकता है या उनके दरमियान में कभी कोई रिलेशन नहीं आएगा। मतलब ये कि आपके पास कोई भी ग्रुप हो, राइट, तो और आपके पास लेट्स से दो ग्रुप्स हैं, G और H दो ग्रुप्स हैं, राइट। हमने ये फाइंड करना है कि इन दो ग्रुप्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन है तो हो सकता है उनके दरमियान में कोई रिलेशन ना हो, लेकिन अगर कोई रिलेशन है तो हम उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास ग्रुप जब भी होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसके अंदर सेट होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, सेट और बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि दो ग्रुप्स के दरमियान में हमने रिलेशन फाइंड करना है तो बेसिकली हमें दो सेट्स के दरमियान में एक रिलेशन चाहिए और फिर हमें दो बाइनरी ऑपरेशंस के दरमियान में भी एक रिलेशन चाहिए होता है, राइट। तो जब भी हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि हमने ग्रुप के दरमियान में रिलेशन दो ग्रुप्स के दरमियान में फाइंड करना है तो हम बेसिकली हमारा मतलब ये होता है कि उसके अंदर दो एंटिटीज़ हैं, दो सेट्स हैं, इसके अलावा दो बाइनरी ऑपरेशंस भी मौजूद हैं। तो सेट्स के दरमियान आपस में रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशंस के दरमियान आपस में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो हम कैसे सेट्स के दरमियान में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में जब भी रिलेशन की बात होती है तो बेसिकली हम फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं। तो पहला एम ये है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करें सेट G से सेट H पे। ओके, सो पहला एम हमारा ये है कि हम सेट G से सेट H पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और फिर हमने ये देखना है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ये जो ग्रुप्स के बाइनरी ऑपरेशन है इनको भी प्रिजर्व करता हो। प्रिजर्व से मुराद ये है कि एक सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे बाइनरी ऑपरेशन, दो एलिमेंट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन किया, उनका जो रिजल्ट आया उसके ऊपर जब आप फंक्शन अप्लाई करते हैं, राइट। सो दो एलिमेंट्स जो जब भी आप लें किसी ग्रुप के अंदर G के अंदर, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, फिर आपने उसकी फंक्शनल वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये सेम होना चाहिए
कि आप पहले G1 की फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर लें, फिर G2 की फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर लें, और फिर जो भी एज के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है वो आप यूज़ कर लें, तो आपके पास सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि फाई जो है वो G और H के बाइनरी ऑपरेशंस को प्रिजर्व करता है। मतलब ये कि फाई एक फंक्शन है जो हमें रिलेशन देता है G और H, एलिमेंट्स ऑफ G और एलिमेंट्स के ऑफ H के दरमियान। फिर फाई एक और हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देता है कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है G का और बाइनरी ऑपरेशन डॉट है H का, इन दोनों के दरमियान भी हमें एक रिलेशन देता है। तो फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है। अगर फंक्शन ये स्पेशल प्रॉपर्टी भी फंक्शंस के अंदर मौजूद हो तो हम उन फंक्शंस को कहेंगे ये फंक्शंस होमोमॉर्फिज्म्स हैं। ओके, सो बेसिकली ग्रुप के ऊपर जो फंक्शंस डिफाइन हो रहे हैं उनको हम होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं। ओके, सो ग्रुप के ऊपर फंक्शन जो है उसको ऑफ कोर्स एलिमेंट्स के दरमियान भी फंक्शन होना चाहिए और जो बाइनरी ऑपरेशंस है उनको भी प्रिजर्व करना चाहिए। तो इन वन सेंटेंस relations or functions between groups are called homomorphisms. Okay, so आपके पास phi basically phi is a homomorphism if phi from G to H is a function and phi preserves the binary operations of G and H. ओके, सो हमने जब भी हम कहेंगे कि होमोमॉर्फिज्म फाइंड करना है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे, हमारा मतलब बेसिकली ये होगा कि हम एक मैप फाइंड करना चाह रहे हैं ग्रुप G से H पे जो हमारे बाइनरी ऑपरेशंस को भी प्रिजर्व करता है। राइट, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास ये एक मैप है, मैट्रिसेस हैं n क्रॉस n रियल एंट्रीज के साथ और रियल नंबर्स के ऊपर ये मैप जा रहा है। ओके, n क्रॉस n मैट्रिसेस रियल नंबर्स और हमारा मैप जो है वो भी रियल नंबर पे जा रहा है। ये हमारे पास पहला ग्रुप है G, ये दूसरा ग्रुप है H। अब मैंने n क्रॉस n मैट्रिसेस सारे के सारे लिए हुए हैं और रियल नंबर्स में से ले रहा हूँ, तो कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ होना चाहिए कि ये आपके पास ग्रुप बन जाए? राइट, आपने ये ग्रुप से ग्रुप पे आपका ऑपरेशन है ना। अगर ये फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो ये ग्रुप से ग्रुप पे एक मैप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लियर है कि n क्रॉस n मैट्रिसेस अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं और R भी अंडर एडिशन ले रहे हैं हम। ओके, तो ये दोनों ग्रुप्स हैं अंडर एडिशन। अब आपने ये फाइंड करना है कि फाई ऑफ A जो है किसी भी मैट्रिक्स A के लिए उसका डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन कर दिया। ओके, अब इस एग्जांपल को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में लेता हूँ। तो आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं रियल नंबर से और उनका रिजल्ट भी रियल नंबर्स में। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है कि फाई ऑफ A जो है वो हमने डिफाइन कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A है। अब मैप क्या करता है, पहले सेट में से एलिमेंट्स लेता है और दूसरे सेट में उनको मैप करता है। इसका मतलब है कोई भी मैट्रिक्स में लूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक रियल नंबर मिलना चाहिए। अगर ये मैप है, फंक्शन है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस से रियल नंबर्स के दरमियान। राइट, कोई भी मैट्रिक्स लूं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक रियल नंबर मिलना चाहिए। ओके, सो आपको ये पता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का वो आपके पास हमेशा एक रियल नंबर होता है। राइट, तो अब अगर आपको इसकी कोई एग्जांपल्स देखना चाहें तो अगर आपके पास ये मैट्रिक्स हो 1 0 0 1 जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको ये पता है कि A का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है, तो आपके पास क्लियर है कि फाई ऑफ A जो हम 1 ले रहे हैं। ओके, फिर आपके पास अगर कोई और मैट्रिक्स हो, लेट्स से 1 0 1 -1, तो इसका आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्लियरली -1 है, तो फाई ऑफ A इस केस में -1। तो जो भी आप मैट्रिक्स लें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका डिटर्मिनेंट आपने ले लेना और ये आपके पास मैप ऐसे डिफाइन हो जाएगा। अब क्वेश्चन मेरे पास ये है
कि क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। ये डेफिनेटली एक फंक्शन तो है कि आप कोई भी मैट्रिक्स लें उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है ये। कोई भी मैट्रिक्स लेंगे 2x2 मैट्रिक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट उसका आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना कोई मसला नहीं। हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट भी करता है और वो यूनिक भी होता है। ये नहीं हो सकता है कि एक मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट आए। डिटर्मिनेंट एक यूनिक एंटिटी है जो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज़ चेक करनी है कि फाई ऑफ ए प्लस बी, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर, सारे 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये एडिशन के अंदर ही ग्रुप बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप नहीं बनाएंगे। ओके, सो हमने दो मैट्रिक्स लिए a प्लस बी। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के इक्वल है या नहीं, ये आपने चेक करना क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो फाई ऑफ ए क्या है? फाई ऑफ ए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फाई ऑफ बी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। ओके, सो बेसिकली मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल है, क्वेश्चन है। ओके, अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये आपने कुछ लास्ट क्लासेस में भी हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं और हमें ये बताया गया था कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हम यहाँ पे चेक करते हैं। लेट्स से आपके पास ये मैट्रिक्स ए है। ओके, सो आप एक मैट्रिक्स बी ले लें जो आपके पास इक्वल है लेट्स से 1 2 3 4 के। ओके, आपको ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप फाइंड कर सकते हैं, ये होगा 4 - 6, तो ये -2 हो जाएगा। ओके, अब आपने ये वाला मैट्रिक्स ए लिया, इसका डिटर्मिनेंट 1 है। सो आप अगर a प्लस बी करें फर्स्ट मैट्रिक्स ए से, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2, फिर आपके पास यहाँ भी 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 + 1 5 आ जाएगा। अब आप ये फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी आपके पास आ रहा है 10 - 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी क्या है? 4 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आ रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ b आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको पता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b आपके पास इक्वल है 1 - 2 -1। ओके, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी तो 4 आया, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b -1 आया, तो ये डेफिनेटली इक्वल तो नहीं है। एग्री? आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b जो है वो 4 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b -1 है, तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल तो नहीं है। तो ये आपको पता है, वेल नोन फैक्ट है ये हमारे पास, कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b के इक्वल नहीं होता है। ओके, सो ये हमारे पास वेल नोन फैक्ट है कि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं होती हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। ओके, अब इसकी अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहें तो एक और एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूं कि ये वेल नोन फैक्ट है। अगर आपने किसी चीज को डिस्प्रूव करना है तो उसकी एक एग्जांपल इनफ होती है। आप एक एग्जांपल फाइंड कर लें जिसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो वो स्टेटमेंट आपकी कभी भी ट्रू नहीं होगी। राइट, सो आप इसके अगर एक और एग्जांपल देखना चाहें तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ आप फाइंड कर लें, लेट्स से a आप ले लें 1 -1 -1 1। आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 - 1 0। ओके, आप एक मैट्रिक्स ले लें b अगर आप मैट्रिक्स लें उसमें आप क्या करें, उसमें ये करें कि आप ले लें 1 और 1 1 1। ठीक है, अब मैट्रिक्स b का डिटर्मिनेंट क्या है?
डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 - 1, सो अगेन 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 है। अब a प्लस बी करें, a प्लस बी आप करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जस्ट ऐड करना, राइट। आपके पास 2 आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ फिर 2 आ जाएगा। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी क्या है, आपके पास 4 आ रहा है। ओके, और ये डेफिनेटली इक्वल नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b के, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a भी 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ b भी 0 है, तो राइट हैंड साइड 0 है और लेफ्ट हैंड साइड 4 है, तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं। ओके, तो इन जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b के इक्वल नहीं होता है। ये कुछ केसेस में होता भी है इक्वल, ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल नहीं होता, लेकिन इन जनरल ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो इन जनरल determinant of A plus determinant of B is not equal to determinant of A plus B। ठीक है, तो ये हमारे पास इन जनरल ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने फाई मैप लिया था n क्रॉस n मैट्रिसेस, रियल नंबर्स में से एंट्रीज आ रही हैं ओवर रियल नंबर, और मैंने डिफाइन किया था फाई ऑफ A to be equal to determinant of A। अब ये मैप एक फंक्शन जरूर है, ये सेट के एलिमेंट्स को सेट के एलिमेंट से रिलेट जरूर कर रहा है, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म नहीं है। फंक्शन तो ऑलरेडी है, फंक्शन में हम इंटरेस्टेड जरूर हैं, लेकिन इसकी ये जो एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप का पार्ट है, बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप का पार्ट है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने ग्रुप जो उसमें 2 एंटिटीज हैं, सेट और बाइनरी ऑपरेशन, दोनों की बात करनी है। जो फंक्शन है वो सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करे और बाइनरी ऑपरेशन को भी प्रिजर्व करे। अगर बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं करता है तो वो मैप आपका जो है वो होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब मैंने दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको चेंज कर दिया, मैप मेरे पास वही है। अब मैं ग्रुप ले रहा हूँ GLNR। ओके, अब मैंने होपफुली आपको ये बताया होगा कि GLNR क्या है। इसमें सिर्फ इन्वर्टेबल n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं। ओके, इन्वर्टेबल n क्रॉस n मैट्रिसेस। तो इस सेट के अंदर मैंने क्या रखा है, n क्रॉस n इन्वर्टेबल मैट्रिसेस रखे। ओके, जब भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात होती है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ट्स की बात हो रही है। तो इस सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो तमाम मैट्रिसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, सो इस सेट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। राइट, अब इस सेट के अंदर मेरे पास आगे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस n क्रॉस n, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो क्लियरली यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डॉट है। अब सेकंड में मैं r क्रॉस की बात कर रहा हूँ। r क्रॉस ग्रुप किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर बनता है, ये भी डॉट है। दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, डॉट बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, अब मेरा जो फंक्शन है, जो रिलेशन है वो एज इट इज़ है। मैंने कोई भी मैट्रिक्स लेना है उसके ऊपर फाई अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें। तो आपने n क्रॉस n मैट्रिसेस लिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास हर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट इस सेट में आना चाहिए। अगर एक भी मैट्रिक्स मिस हो जाता है तो आपके पास ये फंक्शन नहीं बन सकता, फाई फंक्शन ही नहीं बनेगा। ओके, अब आपने GLNR लिया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। ओके, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होता है। तो ये जो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं इनका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव रियल नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जीरो वैसे भी मौजूद नहीं है सेट में। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर मौजूद है। तो ये फंक्शन जो है आपने जो डिफाइन किया ये वेल डिफाइंड है, और हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूनिक भी होता है।
हर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट भी करता है, तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड है आपके पास। अब जब आपके पास एक फंक्शन मिल गया आपको सेट के एलिमेंट्स के ऊपर, अब आपने चेक करना है कि ये फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन को भी प्रिजर्व करता है या नहीं। अगर ये प्रिजर्व नहीं करता है तो ये आपके पास ग्रुप नहीं बन सकता है। अब इसी तरह जिस तरह मैंने लास्ट टाइम किया, हम इसको स्मॉल स्केल पे थोड़ा लेके देखते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। GL टू R से R क्रॉस पे, इसका मतलब है इस सेट के अंदर सिर्फ कौन से मैट्रिसेस आ रहे हैं, इन्वर्टेबल 2x2 मैट्रिसेस। ओके, अब आप कोई सा भी 2x2 मैट्रिक्स लें, जैसे आपके पास अगेन आप आइडेंटिटी ले सकते हैं, तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट आपको पता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 1 है। तो ये मैट्रिक्स इस सेट में मौजूद है। ओके, अब एक और मैट्रिक्स लें आप, लेट्स से -1 1 और -1 में भी -1 1 0 0। अब b का डिटर्मिनेंट क्या है, -1 है। अगर मैं a टाइम्स b करूं तो a टाइम्स b मेरे पास आ जाएगा, हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 टाइम्स -1 जो है वो -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब a टाइम्स b का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स b जो है वो -1 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b जो है वो भी -1 आ रहा है। तो इस एग्जांपल से तो लगता है कि शायद ये दोनों इक्वल ही हो, लेकिन एक एग्जांपल जो है वो आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ नहीं होती है। ओके, एक और एग्जांपल, फिर आपको जनरल फैक्ट जो आपको पता है वो मैं स्टेट कर देता हूँ। अब आपके पास एक और एग्जांपल, अगर 2x2 मैट्रिसेस के लिए, कोई से 2x2 मैट्रिसेस 1 2 3 4, ओके, और b आपके पास है लेट्स से 1 0 0 एंड मे बी -1। ठीक है, अब a का डिटर्मिनेंट -2 है, b का डिटर्मिनेंट -1 है, a टाइम्स b क्या आएगा आपके पास, a टाइम्स b आप फाइंड कर लें, 1 टाइम्स 1 जो है वो 1 है, फिर 0 आएगा, और -2 आएगा, और फिर 3 आएगा, और फिर इन द एंड -4 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स b आपके पास आ जाएगा -4 + 6, सो आपके पास बेसिकली आ रहा है +2। डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आ रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b आपके पास आ रहा है 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो ये दोनों फिर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि कोई सेंस बन रही है कि शायद ये दोनों एंटिटीज हमेशा इक्वल होती हों। ओके, सो ये आपके पास वेल नोन फैक्ट है डिटर्मिनेंट्स के बारे में, कि डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b। ओके, सो जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो आप उसका डिटर्मिनेंट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उस डिटर्मिनेंट को जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। ओके, सो ये आपके पास वेल नोन फैक्ट है। ओके, सो अगर हमारे पास ये फैक्ट ये ट्रू है ऑल फॉर ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ये फाइल लेंगे GLNR टू R क्रॉस, और फाई कैसे डिफाइंड है, फाई ऑफ a जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। तो आप अगर आपने इसको चेक करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, तो आपने ये चेक करना है कि फाई ऑफ a टाइम्स b मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, इज इक्वल टू फाई ऑफ a टाइम्स फाई ऑफ b। ठीक है, और ये कब इक्वल होंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b। लेकिन ये चीज़ तो आपके पास हमेशा ट्रू है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो है, फाई ऑफ a बाई इज इक्वल टू फाई ऑफ a टाइम्स फाई ऑफ b, हर दफ़ा ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब है फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म।
ओके तो ये आपके पास आ गया कि फाई जो है, जो आपने ऐसे डिफाइन किया है, वो एक होमोमॉर्फिज्म बनेगा। ओके सो ये सब n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए ट्रू है, और ये मैप हमने n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस से कौन से सेट पे डिफाइन किया है? हमने सेट पे डिफाइन किया है R क्रॉस के ऊपर। ओके अब अगर हम एक दो और एग्जांपल्स की इसकी बात करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने टॉपिक पे मूव हो जाएंगे। एक और एग्जांपल है, हमने एक मैप डिफाइन किया है फाई z से zn पे। ओके कैसे डिफाइन हुआ है? आप जब भी कोई एलिमेंट लें z का, कोई सा भी एलिमेंट लें, उसको आपने उसके ऊपर फाई अप्लाई करें तो अब एलिमेंट आपके पास आना चाहिए zn पे, zn के अंदर एलिमेंट्स आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये इंटीजर्स को zn के ऊपर मैप कर रहा है, राइट? ये जो मैप है फाई, ये इंटीजर्स को zn के अंदर मैप कर रहा है। इसका मतलब है जब भी किसी इंटीजर के ऊपर मैं फाई अप्लाई करूं तो आपके पास रिजल्ट जो है वो zn में आना चाहिए। लेकिन zn तो खुद आपने इंटीजर से ही बनाया ना। आप क्या करते थे? आपने इंटीजर्स को डिवाइड किया n से, जो भी रिमाइंडर आया आपने वो zn के अंदर रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं कोई इंटीजर लूं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं zn के अंदर एक रिमाइंडर फाइंड कर सकता हूं, और इसी तरह मैंने ये मैप डिफाइन किया फाई। ठीक है, अब इसको भी अगर आपने थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे देखना हो, जस्ट आपके पास सेंस क्या बन रही है इस चीज की, तो z से z2 के अंदर हम लेके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ m जो है वो m mod 2 है, राइट? तो इसका मतलब है m जो है mod 2 जो है, जो रिजल्ट है यहाँ पे वो आइदर 0 है और 1 है। mod 2 है, राइट? m को जब भी किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता है। ओके तो इसका मतलब ये है कि फाई ऑफ m या तो 0 है या 1 है। ओके अब हर इंटीजर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक एंट्री मौजूद है, या 0 आएगा या 1 आएगा, और अगर किसी इंटीजर के लिए रिमाइंडर 0 आया तो उसके लिए रिमाइंडर 1 फिर नहीं आ सकता है। तो यूनिक एंट्री मौजूद है हर इंटीजर के लिए। हर इंटीजर के लिए आपके पास एक यूनिक एलिमेंट मौजूद है z2 के अंदर। ओके तो हमने ये चेक करना है कि ये डेफिनेटली एक फंक्शन तो है। हमने ये चेक करना है कि क्या आपके पास ये जो मैप हमने डिफाइन किया है ये एक होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अगर हमने इसको होमोमॉर्फिज्म चेक करना है तब ये एग्जांपल थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। z के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का है। तो जब भी मैं दो एलिमेंट्स लूँ, लेट्स से m और n, उनको ऐड करूं, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं, तो ये सेम होना चाहिए फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n के। अब ये प्लस जो है ये प्लस मॉडुलो है, मॉडुलो 2। ये बाइनरी ऑपरेशन इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे z2 का बाइनरी ऑपरेशन है। फाई ऑफ m z2 का एलिमेंट है, फाई ऑफ n भी z2 का एलिमेंट है, m प्लस n जो है वो एलिमेंट्स हैं z के। ओके फाई जो है किसी भी z के एलिमेंट को z2 के एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर देता है। ओके अब अगर हमने ये चेक करना है तो इसको कैसे चेक करेंगे हम? ओके अगर आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसके पहले हम कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास लेट्स से एलिमेंट्स हैं फाई ऑफ लेट्स से 2 प्लस 3। ठीक है, अब फाई ऑफ 2 प्लस 3 जो है वो क्या है? हमारे पास 5 है और 5 मॉडुलो 2 है। तो 5 मॉडुलो 2 जो है वो क्या आएगा? 1 आएगा। ओके अब अगर ये इक्वल है फाई ऑफ 2 प्लस फाई ऑफ 3 के, तो फाई ऑफ 2 आपके पास 0 है, फाई ऑफ 3 जो है वो आपके पास 1 होगा। मॉडुलो 2 बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो फाई ऑफ 2 प्लस फाई ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 या 1 आ जाएगा। तो फाई ऑफ 2 प्लस 3 सेम है फाई ऑफ 2 प्लस फाई ऑफ 3 के। क्या ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू है? ओके ये हमारा क्वेश्चन है, क्या ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू है?
तो अगर हमने इस स्टेटमेंट को इन जनरल देखना हो तो phi of m plus n should be same as phi of m plus phi of n। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। आपके पास है phi of m plus n, ये आपके पास आ जाएगा m plus n mod 2 let's say or n। okay, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास m plus n को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपने रिमाइंडर रिकॉर्ड करना है, यही बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई क्वोशंट आएगा और फिर कोई इसके अंदर रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिदम है, आपको पता होना चाहिए इसका कि ये आपके पास है m plus n mod 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2 times some let's say integer q plus r, राइट। तो m plus n जो है उसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2q plus r। ओके, सो ये आपके पास इसका डिवीजन एल्गोरिदम अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ओके, अब अगर आप इंडिविजुअली डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करें, phi of m जो है, phi of m हमारे पास है, phi of m आ जाएगा m mod 2 और phi of n आ जाएगा n mod 2। इसका मतलब है आप m के ऊपर अगर आप डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 let's say q1 plus maybe r1, और n के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2q2 plus r2। ओके, ये आपके पास इसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। तो अब बेसिकली मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि r जो है वो इक्वल है q1 टाइम्स q1 प्लस q2 के। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है इन जनरल तो r जो है वो r1 प्लस r2 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपके पास ये रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, सो आपके पास phi of m जो है यहाँ से आ जाएगा, phi of m आ जाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, आपके पास आ जाएगा r1, और phi of n जो है वो आ जाएगा r2। ठीक है, इसका मतलब है phi of m प्लस phi of n जो है वो आ जाएगा आपके पास r1 प्लस r2, और अब इसको भी mod 2 करना पड़ेगा, राइट। सो phi of m प्लस n जो है वो आ जाएगा r1 प्लस r2 mod 2। ओके, सो ये इनके रिमाइंडर्स हैं, राइट। तो अब ये phi of m प्लस phi of n जो है अगर r1 प्लस r2 mod 2 के इक्वल हो तो अब r1 प्लस r2 को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और मैं इसके ऊपर भी डिवीजन एल्गोरिदम ज़ाहिर अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये हो जाएगा कि ये इक्वल है लेट्स से r1 प्लस r2 के ऊपर अगर मैं डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा r1 प्लस r2 इक्वल होगा किसी लेट्स से q3 के, और प्लस इसमें आ जाएगा r3 में भी, राइट। तो कोई क्वोशंट होगा और कोई रिमाइंडर होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आपने ये फाइंड करना है कि phi of m प्लस phi of n क्या है तो उसके लिए मेरे पास ये एल्गोरिदम मौजूद है। ओके, सो r1 प्लस r2 आपके पास आ रहा है 2q3 प्लस सम r3, राइट। अब इसमें अगर आपने ऑफ कोर्स फिर आपने ये कहना हो कि phi of r1 प्लस phi of r2 जो है phi of m प्लस phi of n, सॉरी, phi of m प्लस phi of n आपके पास किसके इक्वल है। आप लास्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं तो आप ये देखेंगे phi of m प्लस phi of n किसके इक्वल था, r1 प्लस r2 mod 2 के। बेसिकली r1 प्लस r2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर मेरे पास r3 है, तो इससे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि ये r3 के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो phi of m प्लस phi of n r3 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास ये प्रीवियस 2 इक्वेशंस हमने फाइंड की हुई हैं जिसमें हमने ये कहा कि m हमारे पास इसके इक्वल है और n हमारे पास इसके इक्वल है। तो अब अगर मैं m प्लस n करूं इन 2 इक्वेशन से
अगर मेरे पास m हो लेट्स से 2q1 प्लस r1 और n हो हमारे पास 2q2 प्लस r2, तो m प्लस n आपके पास आ जाएगा 2q1 प्लस 2q2 प्लस r2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स q1 प्लस r1 प्लस r2, 2q1 प्लस q2 प्लस r1 प्लस r2। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें, राइट। तो अगर मैं इसका रिमाइंडर फाइंड करना चाहूँ तो r1 प्लस r2 की वैल्यू भी हमें नोन है, ये इक्वेशन है हमारे पास r1 प्लस r2 की वैल्यू के लिए। तो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ कि 2q1 प्लस q2 और r1 प्लस r2 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो वो आ जाएगा 2q3 प्लस r3। ठीक है, ये आपके पास इन द एंड आ जाएगा q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस r3। अब आपके पास ये m प्लस n के इक्वल है, राइट। इन दोनों, इसके ऊपर अगर मैं फाई अप्लाई करूं, फाई ऑफ m प्लस n करूं, तो मेरे पास आ जाएगा, रिमाइंडर जस्ट रिकॉर्ड करना है तो वो आ जाएगा r3। ठीक है, फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n क्या आ रहा है, r3, राइट। तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये सेम है फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n के। ओके, तो हमने क्या किया, z मॉड्यूलो 2 किया, उसमें से कोई से भी दो इंटीजर्स लिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये प्रूव कर दिया कि फाई ऑफ m प्लस n जो है वो सेम होगा फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n के। अब यहाँ पे जो इंटीजर राइट हैंड साइड पे जो प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये मॉड्यूलो n की बात हो रही है। ये 2 एलिमेंट्स हैं z2 के, और जब इन दोनों को ऐड करें तो उनको मॉड 2b करना पड़ेगा फिर। ओके, तो इन जनरल ये ट्रू है, इन जनरल ये ट्रू है कि फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n जो है वो इक्वल होता है फाई ऑफ m प्लस n के। किस केस में, जब आपके पास इंटीजर्स मॉड्यूलो n की बात हो रही है, तो हमने ये जो मैप डिफाइन किया फाई फ्रॉम z टू zn, उसके केस में हमारे पास फाई ऑफ m प्लस n जो है वो हमेशा फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n के इक्वल होगा। तो ये जो मैप हमने डिफाइन किया ये एक होमोमॉर्फिज्म है। इस प्रूफ को आप दोबारा खुद से भी लिखिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इस प्रूफ में क्या हो रहा है। हमने बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम यूज किया। हम कोई भी इंटीजर है उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसमें आपके पास एक क्वोशंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, राइट। आपके पास कोई इंटीजर है लेट्स से 5, उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 2 और 1। अब यही मैं कह रहा हूं कि 5 को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 प्लस 1। जब भी किसी इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे किसी भी और इंटीजर से या नंबर से, अगर आप फिक्स कर लेंगे इंटीजर, तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम आपको ये बताता है कि आपके पास ऑफ कोर्स एक क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। सो ये वेल नोन चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी की हैं। अब इसी को यूज़ करते हुए मैंने इसमें प्रूफ ये किया है कि अगर आप एक मैप डिफाइन करें, मैप कहाँ से डिफाइन करें, इंटीजर से zn के ऊपर। फाई आपने मैप डिफाइन किया इंटीजर से zn के ऊपर, तो ये जो मैप है ये हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म बनाएगा, राइट। फाई मैप फ्रॉम इंटीजर्स टू zn, ये आपके पास हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म बनाएगा। ओके, तो अब हमें 3 एग्जांपल्स हमने देखी हैं होमोमॉर्फिज्म की। एक हमारे पास ऐसी एग्जांपल थी जो होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाती है, फिर हमने 2 एग्जांपल्स देखी जो होमोमॉर्फिज्म बनाती हैं। तो इससे ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप 2 ग्रुप्स लेंगे उनके दरमियान कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, जरूरी नहीं है कि होमोमॉर्फिज्म हो। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करे और वो फंक्शन भी हो ग्रुप G से ग्रुप H के ऊपर, तो आपके पास हम उसको कहेंगे वो होमोमॉर्फिज्म है। अगर वो प्रिजर्व नहीं करता तो हम उसको होमोमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे। तो आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था, जो मैप डिफाइन किया था, वो सेट या ग्रुप G से ग्रुप H पे एक फंक्शन जरूर था, लेकिन वो होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है, यानी उसको प्रिजर्व करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन को या जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं कर रहा था, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b के इक्वल नहीं है, तो इसलिए वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म नहीं था। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी होमोमॉर्फिज्म की। हमारे पास लेक्चर का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम जो है होमोमॉर्फिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन होमोमॉर्फिज्म में कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऐड करके हम ये देखेंगे कि 2 ग्रुप्स कब एक जैसे होते हैं।
वो देखने में एक जैसे नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में एक ही ग्रुप होते हैं जिनको हम डिफरेंट तरीके से हमने लिखा हुआ होता है। तो हम नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे कि दो ग्रुप्स कब सेम होते हैं, और हम उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल नेम है, स्पेशल मीनिंग है, उसकी बात करेंगे हम। इसके अलावा कुछ नए सब ग्रुप्स की बात करेंगे, कुछ स्पेशल सब ग्रुप्स की बात करेंगे, और फिर इसी आइडिया को कंटिन्यू करते हुए हम होपफुली बहुत जल्दी ग्रुप थ्योरी का जो हमारा पोर्शन है इसको एंड कर देंगे। तो अब मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ आज के लेक्चर को, फिर इंशाल्लाह हम इसी डिस्कशन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ये बात की है कि हमने रिवीजन से स्टार्ट किया, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात की कि एलिमेंट का कोई भी ग्रुप हो उसमें कोई एलिमेंट लें उसका ऑर्डर क्या होगा। फिर हमने उसके बाद ये बात की कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर मैंने आपको सिंपल बताया कि वो जस्ट आपने काउंट करने हैं कितने एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप में। राइट, फिर हमने थर्ड में ये बात की कि आपके पास कोई एलिमेंट आप ले लें, उसका आपको ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हैं। फिर कोई भी एलिमेंट आपके पास ग्रुप में से हो, उससे जो सेट जनरेट हो रहा है वो भी आपके पास एक ग्रुप बनाएगा। तो वो जो ग्रुप आपके पास आएगा जो उस सेट से जनरेट हो रहा है, सब ग्रुप जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने ये कहा कि उसका ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा। ओके, अगर आपके पास एलिमेंट का ऑर्डर पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि सब ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। अगर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो सब ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। ओके, फिर हमने बात की होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म क्या था? एक मैप है दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान। हमने दो ग्रुप्स के दरमियान में चेक करना है कि इन दोनों के दरमियान में आपस में क्या रिलेशन है। तो हमने एक मैप डिफाइन किया, एक ग्रुप G से एक ग्रुप H के ऊपर। फिर हमने ये क्वेश्चन किया कि क्या ये मैप जो है ये एक होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। होमोमॉर्फिज्म कब होगा? ग्रुप के अंदर दो एंटिटीज हैं, सेट्स हैं और बाइनरी ऑपरेशंस हैं। हम ये कहेंगे कि एक जो मैप है वो होमोमॉर्फिज्म होगा अगर वो ग्रुप के एलिमेंट्स को भी प्रिजर्व करे, यानी वो रिलेशन बताए आपको ग्रुप G के एलिमेंट्स और ग्रुप H के एलिमेंट्स के दरमियान, और फिर सेकंड एंटिटी जो है यानी उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है उसको भी प्रिजर्व करे। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी फिर होमोमॉर्फिज्म की। एग्जांपल्स में हमारे पास पहली एग्जांपल ये थी कि हमने मैप डिफाइन किया मैट्रिसेस से रियल नंबर्स के ऊपर, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन था। तो हमारे पास ये क्लियर वेल नोन फैक्ट है कि डिटर्मिनेंट जो है a प्लस बी का, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b के इक्वल नहीं होता है। तो फर्स्ट मैप हमारा होमोमॉर्फिज्म नहीं था। फिर हमने दो एग्जांपल्स और देखी जिसमें हमने ये देखा कि हमारे कुछ मैप्स होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि होमोमॉर्फिज्म के अंदर अगर हम कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऐड करें तो यही मैप हमें ये बता देगा कि दो ग्रुप्स सेम कब होंगे। ओके, तो इसी डिस्कशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।